नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में डेंगू के खतरे को भांपते हुए दुर्ग निगम ने 60 वार्डों में चलाया डेंगू विशेष अभियान। बीएसपी प्लांट में गंदे पानी निकलने से किसानों के खेतों में पड़ रहा दुष्प्रभाव। किसानों ने दुर्ग कलेक्टर से की शिकायत। केसरिया भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन छत्तीसगढ़ शाखा की हुई बैठक। विशेष मुद्दों पर की गई चर्चा। कुर्सीपार क्षेत्र में पानी और बिजली की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने जोन आयुक्त का किया घेराव। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमरकंटक प्रवास के दौरान नर्मदा मैया की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। राजधानी रायपुर में बढ़ते डेंगू के केस को देखते हुए दुर्ग नगर निगम द्वारा पूरे 60 वार्डों में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य प्रभारी दुर्गेश गुप्ता के निर्देश पर दुर्ग निगम के समस्त वार्डों में डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत घरों के कूलर व गड्ढों में जहां पानी का जमावड़ा होता है उन संभावित स्थानों में दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, जिसका नज़ारा निगम के वार्ड 5 में देखने को मिला, जहां वार्ड सुपरवाइजर शरद गुप्ता ने घरों घर जाकर दवाई का छिड़काव कराया। हमें आयुक्त महोदय हरीश मंडावी जी के द्वारा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता के द्वारा है ना 60 वार्ड में हमें ना दवाई छिड़काव कराने का आदेश मिला है। उसमें मैं वार्ड क्रमांक 5 का सुपरवाइज़र शरद गुप्ता अपने वार्डों में घूमकर जहां खाली प्लाट गड्ढों में पानी है वहां टेमी फास्ट दवाई का छिड़काव एवं अपना जो घरों घर में जो कूलर जो बाहर लगा हुआ है जहां अंदर में वहां हमको इस दवा का छिड़काव कराना है। आदेश में हमको कहा गया है कि हमको घरों घर जाके टेमी फास्ट दवाई का छिड़काव कूलरों में करना है और जहां गड्ढा पाया गया है जो खाली स्थान में वहां जाके टेमी फास्ट दवाई का छिड़काव करना है। इस मौके पर वार्ड सुपरवाइजर शरद गुप्ता ने बताया कि वह दवाई के छिड़काव के साथ लोगों को डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, जिसके तहत घरों में पानी का जमावड़ा ना हो इसकी हिदायत दी जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बीएसपी द्वारा मिशनरी व अन्य केमिकल विभागों से निकलने वाले दूषित पानी को नाले में छोड़ा जा रहा है। इस समस्या को लेकर किसानों ने दुर्ग कलेक्टर से शिकायत की। दुर्ग जिले में कमजोर बारिश से किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। वहीं कुछ दिनों से बिजली की बढ़ती खपत के चलते बिजली विभाग ने भी कटौती शुरू कर दी है, जिससे किसान अपने पंपों से भी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इन सबके बीच सोमनी गनियारी सिरसा गांव के किसानों ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि नाले में आ रहे गंदे पानी के कारण फसलें खराब हो रही हैं, जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। इस शिकायत के बाद दुर्ग कलेक्टर ने एसडीएम एवं अन्य अधिकारियों से विस्तार से स्थिति की जानकारी ली और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधीश महोदय के निर्देश के उपरांत हम लोगों ने, हालांकि हमने पहले भी देखा था, सोमनी नाला के माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र का जो आउटलेट सी है उसका पानी बाहर निकलता है और उसके लिए हमने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 33A के तहत बीएसपी को नोटिस जारी किया है और उसमें उन्होंने जवाब भी दिया है। उनका एक ईटीपी भी बनके तैयार है, लेकिन अभी भी हमने देखा आज और कल भी इंस्पेक्शन किया था, आज भी किया है और पानी बाहर निकल रहा है, उसकी सैंपलिंग भी की है और उस आधार पे हम लोग इसके आगे फर्दर एक्शन लेने जा रहे हैं। पानी निकलता हुआ पाया गया, जो दूषित जल है स्टील प्लांट का वो निकल, वो तो एनालिसिस करने पे हम बताएंगे, एनालिसिस करेंगे जो कंटेंट्स हैं, क्या कौन से पैरामीटर्स ज़्यादा हैं, क्या है। दरअसल औद्योगिक प्रदूषण अधिनियम के तहत फैक्ट्री या संयंत्र को अपने गंदे या केमिकल युक्त पानी का निपटान स्वयं करना होता है, लेकिन खुले में इसे छोड़कर भिलाई इस्पात संयंत्र किसानों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी
डॉक्टर अनीता सावंत का कहना है कि इससे पहले भी बीएसपी को नोटिस दिया गया था, लेकिन किसानों की शिकायतों के बाद नाले के गंदे पानी का सैंपल लिया गया है। जांच रिपोर्ट जल्द ही कलेक्टर को सौंपा जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। केसरिया भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन छत्तीसगढ़ शाखा की बैठक भिलाई में संपन्न हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लेकर केसरिया भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन की संस्थापक व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अंबिका शर्मा जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शाखा की बैठक जिला दुर्ग हृदय स्थली भिलाई में आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में दुर्ग जिला अध्यक्ष श्री जीवेश उपाध्याय जी के नेतृत्व में संगठन के सभी राष्ट्रीय, प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया। बैठक के अंत में केसरिया भारत छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा जी ने श्री राम के उद्घोष के साथ कार्यक्रम में आए सभी पदाधिकारियों सदस्यों का आभार व्यक्त कर बैठक समाप्ति की घोषणा की। सभी का एकजुट सहयोग रहा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कुर्सीपार के मिनी माता नगर दुर्गा मंदिर के रहवासियों को पीने के पानी और बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा जोन 4 निगम का घेराव किया गया। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को खुर्सीपार के मिनी माता नगर दुर्गा मंदिर के आसपास के इलाकों में रहवासियों को पानी न मिल पाने एवं सुबह के समय बिजली गुल होने की शिकायत जोन 4 के आयुक्त से की, जिसके जवाब में जोन आयुक्त ने पानी की व्यवस्था 2 से 3 महीने में दुरुस्त होने की बात कही, जिसके बाद शिकायत द्वारा टैंकर से पानी सप्लाई की बात को भी जोन आयुक्त ने नहीं माना। तब आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ पीड़ित महिलाएं भी इसकी शिकायत करने निगम मुख्य कार्यालय सुपेला पहुंची, जहां निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी आयुक्त के द्वारा महिलाओं से बदसलूकी करते हुए उन्हें केबिन से निकालने को कहा। ऐसा कहना है कि आम आदमी पार्टी का साथ ही निगम आयुक्त द्वारा मौके पर पुलिस प्रशासन को बुला लिया गया और उनसे भी गलत शिकायत करके शिकायतकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई, जिस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी ने निगम मुख्य कार्यालय के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर निगम आयुक्त को महिलाओं से माफी मांगने की मांग की है। आम आदमी पार्टी आज भिलाई निगम मुख्य कार्यालय के सामने धरने पे बैठी है, जिसके 2 कारण हैं। पहला, ऋतुराज रघुवंशी जी ने कल पानी की समस्या को लेकर के जब हम लोग उनसे मिलने गए तो महिलाओं के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। दूसरा, साजिशन पीछे पुलिस को कॉल कर दिया अपनी गलती को छुपाने के लिए कि हम लोग रैली कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये IAS अधिकारी की हरकतें हैं। हम लोगों ने कल पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है। अगर ये मामला सॉल्व नहीं होता है और ऋतुराज रघुवंशी महिलाओं से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस प्रकरण को हम लोग और आगे लेके जाएंगे। आम आदमी पार्टी किसी को छोड़ती नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि कल हम लोग जोन कार्यालय गए थे कुर्सीपार में। वार्ड 46 दुर्गा मंदिर की कुछ महिलाओं की समस्या थी। वहाँ पे बहुत सारे वार्डवासी दुखी हैं कि उनके वार्ड में पानी नहीं आता और ना ही कोई टैंकर की व्यवस्था की गई है। तो इस शिकायत को लेकर हम जोन आयुक्त के पास गए थे कुर्सीपार में। तो आयुक्त का कहना था कि अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में 2.5 महीने 3 महीने लगेंगे। तो हमारा स्पष्ट मांग ये था कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था तब तक की जाए, वाटर टैंकर भेजा जाए वहाँ पे, ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिले। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी वो आयुक्त की शिकायत लेकर हम नगर निगम के आयुक्त से मिलने आए थे और यहाँ पे नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी जी हैं, जो उन्होंने महिलाओं से बहुत बदतमीजी से बात करते हुए कहा कि आपकी शिकायत अगर हो गई है तो आप बाहर जाइए, आपको जो सिखाया गया था आपने बोल दिया, अब आप बाहर जाइए। ये किसी IAS अधिकारी का ये रवैया कहाँ तक सही है? हमारा कहना है कि उन्हें महिलाओं से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन उतने बोलने भर से उनका ईगो शांत नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस को बुला लिया और बाहर हम कैबिन से निकले तब तक पुलिस वहाँ मौजूद थी। पुलिस ने हम पे झूठे आरोप लगाए। पुलिस को गलत जानकारी दी गई थी कि हम वहाँ पर रैली कर रहे हैं और हम वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम वार्ड की समस्या को लेकर निगम आयुक्त के पास आए थे और वो हर किसी का नैतिक अधिकार है कि वो अपनी समस्याओं को जहाँ से सॉल्व होता है हायर अथॉरिटी को, वहाँ पे अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। अगर आयुक्त को समाधान नहीं करना है तो उन्हें उस तरीके से बात करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। आम आदमी पार्टी ने निगम मुख्यालय के पास धरना प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन पर अपनी खामियां छुपाने का आरोप भी लगाया है।
देखना होगा कि इनके द्वारा किया गया यह धरना प्रदर्शन क्या निगम आयुक्त को महिलाओं से माफी मांगने के लिए राजी कर पाता है या नहीं। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के सुपेला स्थित गदा चौक में दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जन्माष्टमी पर प्रतिवर्ष होने वाली मटकी फोड़ प्रतियोगिता कोरोना के कारण दूसरे वर्ष भी नहीं हुई, लेकिन नगर में जगह जगह बच्चों ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की। भिलाई के सुपेला स्थित गदा चौक में बच्चों ने मैदान में जेसीबी में मटका बांधकर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया। पहले मैं आयोजक गणों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा आयोजन ऐसा है कि लगातार हर वर्ष हो रहा है। किसी भी कार्यक्रम को लगातार करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाई अवधेश चौहान जी को और साथ में हमारे यहाँ बेटे को और आदित्य को, ये सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे महामंत्री जी और समस्त युवा शक्ति भगवान कृष्ण के कर्म के प्रतीक सारे युवा हमारे साथ रहे और उन्होंने मटकी को बहुत शानदार ढंग से फोड़ा है। उनको सभी को शुभकामनाएं। पहले का तो बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भैया यहाँ पर आए मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे जिला के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र साहू भैया जी और जिला महामंत्री श्री मार्कंडे तिवारी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। और ये आयोजन इस साल 12वां वर्ष था, तो 12 साल से मतलब ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा यहाँ पे इस बार महाराष्ट्र के तंज पे कराने की कोशिश थी कि जैसे महाराष्ट्र में होता है, यहाँ के लोग जैसे दही हांडी मतलब महाराष्ट्र जाके नहीं देख सकते हैं, वो यहाँ पर आए, यहाँ की दही हांडी देखे और पब्लिक बहुत इंजॉय की है यहाँ पे जिस तरह से हुआ है। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण दही हांडी उत्सव सांकेतिक रूप से ही मनाया गया, उसमें भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी दही हांडी धूमधाम से मनाया गया, साथ ही बच्चों का उत्साह देखकर हम भी बच्चे बन गए। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बनी रहे ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बेहतर शिक्षा के लिए क्षेत्रवासियों को मेट्रो जैसे बड़ी सिटी नहीं जाना पड़ेगा। भिलाई के केपीएस ग्रुप ने इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद अब कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज की शुरुआत की है, जो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ अंचल के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं के रूप में विख्यात केपीएस ग्रुप ने अपनी शुरुआती दौर की इस एजुकेशन हब में कृष्णा कोचिंग से शुरुआत की थी। उसके बाद केपीएस स्कूल कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद अब जुनवानी खमरिया में स्थित कृष्णा इंजीनियरिंग कैंपस में अपने नए कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज की शुरुआत करने जा रहा है, जो कि नई शिक्षा क्रांति में छात्र छात्राओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ कॉलेज शिक्षा के साथ बच्चों की जिंदगी को संवारने और बच्चों के भविष्य को गढ़ने का काम भी करेगी। आज आयोजित पत्रवार्ता में मैनेजिंग डायरेक्टर विजय मैरॉल, डायरेक्टर डॉक्टर वाई.आर. कटरे, चेयरमैन कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी MM त्रिपाठी व चेयरमैन कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज व कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉमर्स डिग्री कॉलेज के आनंद कुमार त्रिपाठी, PK त्रिपाठी सेक्रेटरी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि केपीएस ग्रुप ने कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के नाम से डिग्री कॉलेज की शुरुआत की है, जहां पर BCom के अलावा BSc बायो, BSc मैथ्स में प्रवेश शुरू हो गया है, जहां उच्च स्तरीय महाविद्यालयीन शिक्षा यहां दी जाएगी। पहले लोगों को मेट्रो सिटी तक की सफ़र रुख अपनाना पड़ता था, लेकिन अब उस कमी को हमारा कॉलेज पूरा करेगा। बच्चों को डिग्री ही नहीं रोजगार भी सुनिश्चित हो, इसके लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। केपीएस ग्रुप ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर रहा है। हमारे इस डिग्री कॉलेज में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक सुविधाओं, जिसमें कोरोना लॉकडाउन की स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए नए प्रयोग लगातार जारी हैं। शिक्षा से संबंधित सभी जरूरी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। सर्व सुविधा युक्त गणित और बायो तथा कंप्यूटर लैब उपलब्ध हैं, जहां बच्चे कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। उन्हें नया प्रयोग करने, सेल्फ डेवलपमेंट का अवसर मिलेगा। डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए हाईटेक लाइब्रेरी बनाई गई है, जहां हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसमें कोर्स के अलावा व्यक्तित्व विकास की पुस्तकें उपलब्ध हैं। हमारा डिग्री कॉलेज हेमचंद विश्वविद्यालय से संबद्ध है। एडमिशन की प्रथम सूची जारी कर दी गई है, वहीं दूसरी सूची जल्द जारी की जाएगी। कॉलेज में सीमित सीटें हैं, ऐसे में छात्र छात्राएं अपना आवेदन कर जल्द से जल्द प्रवेश लें। डिग्री कॉलेज इस अंचल के लिए बड़ी सौगात है। छत्तीसगढ़ के पालक अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। कोरोना काल में कोई अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहता, इस वजह से हमारे डिग्री कॉलेज ने पालकों को बड़ी राहत दी है। बच्चे अपनी सुविधा के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। अब उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरुआत तो की थी ग्रेजुएट इंजीनियर के रूप में, बिकॉज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में REC हमारे ज़माने में कहते थे, आजकल NIT बोलते हैं। राउरकेला का पास आउट हूँ 1983 में, तो 84 से भिलाई स्टील प्लांट के साथ था। भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेसेस में मैंने खास करके ऑटोमेशन और मॉडर्नाइजेशन एरिया में काम किया। उस सिलसिले में USA गया था 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए, UK गया था। तो वहाँ पे मैंने पूरा अपना प्राइम यूथ जो है वो ब्लास्ट फर्नेस को दिया। हमारा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में था, ऑपरेशंस में था। फिर सब्सिक्वेंटली मेरे को भिलाई स्टील प्लांट के जनसंपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई, तो मैं उसमें भी करीब 9-10 साल जनसंपर्क प्रमुख रहा भिलाई स्टील प्लांट का। और उसके बाद में रिटायरमेंट के जस्ट पहले मैं लाइटनिंग एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में लास्ट फेज में था, क्योंकि कोरोना का पीरियड था। और मैं 2020 नवंबर में रिटायर हुआ हूँ और 1 दिसंबर 2020 से
यहाँ पे मुझे कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज का बतौर डायरेक्टर जिम्मेदारी दी गई थी। अब चूंकि हमारा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स भी आ रहा है, तो मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स एंड कृष्णा इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज, दोनों कॉलेजेस की जिम्मेदारी पूरी मुझे दी गई है। और मैंने जैसा आपको बताया, मेरा पूरा उद्देश्य यही है, मेरा पूरा विजन यही है कि इस कॉलेज से हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिले और उनका जीवन अच्छे तरीके से यापन करने के लिए उनको हम एक काबिल प्रोफेशनल बना सकें। मैं एक्चुअली एक ऐसी प्लानिंग थी कि भिलाई के अंदर इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स बहुत कम हैं, और गवर्नमेंट को मैंने जब देखा कि गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़ा रही है, तो इस तरह से मैं इस कल्पना में ये था कि क्यों ना हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे और एक सेपरेट बैच इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का होगा। उसके साथ साथ मैं जो आपको लेक्चर में भी अपने दिया हूँ कि डाटा कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सारों सब्जियों के लिए हमारे पास, चूँकि यह एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इसके साथ हमारे हैंड हैं जो हर किसी तरह से वो ट्रेंड कर सकते हैं। तो हमें कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर इंजीनियर है हमारे पास हैं, 10 का स्टाफ है कंप्यूटर इंजीनियर, उनको हम 2 को यहाँ पर लगा करके एक उनको ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि आने वाले कल में स्किल डेवलपमेंट DDU मेरे पास है, तो स्किल डेवलपमेंट भी साथ साथ चलेगा। तो ये सारे डेवलपमेंट अगर हम बच्चों को सिवाय एक एजुकेशन देने के लिए अगर उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकूं तो मेरा जीवन सार्थक बने। अच्छा सर, बताएंगे जैसे BSP प्लांट है, BSP का प्लांट है, हाँ, उसको लेकर के हमेशा एक ब्रांच चला आ रहा है शुरू से, मेटलर्जी ब्रांच, क्या यहाँ पे उसकी पढ़ाई की जाएगी? अभी एक्चुअली क्या होता है, ये AICTE से अप्रूवल लेना पड़ता है, और जब मैंने सर्वे किया पूरे छत्तीसगढ़ का आपको बता दूं, तो इवन IIT ने मेटलर्जी ब्रांच नहीं चालू की। तो जब अभी मेटलर्जी ब्रांच की डिमांड बहुत ही कम है, मैकेनिकल की कम हो गई है, सिर्फ अभी आपसे बता दूं कंप्यूटर, IT ये सब है। हम लोग भी जो प्लेसमेंट कर रहे हैं वो उनको ट्रेनिंग दे करके 4-6 महीने की ट्रेनिंग देकर कंप्यूटर को, मैकेनिकल ब्रांच है, अभी परसों 11 बच्चे मेरे प्लेस हुए हैं आपको बता दूं, लेकिन कंप्यूटर की ट्रेनिंग करके उनको कंप्यूटर। अच्छा, जो प्लेसमेंट होता है, प्लांट के यहाँ आला अधिकारी भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या है इन्वॉल्वमेंट, क्या है भिलाई स्टील प्लांट का? भिलाई स्टील प्लांट का मैडम, भिलाई स्टील प्लांट किस तरह का, मतलब स्टाफ का कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई सहयोग है? ये आपको बता दूं कि जैसे भिलाई स्टील प्लांट अगर इम्प्लाई करेगा तो हमारे इंजीनियर्स ही जो है अगर उसमें रिटन टेस्ट में जाएंगे और वो एक जूनियर इंजीनियर के रूप में और हासिल होंगे, जो हमारे सब्जेक्ट सारे उसमें मेन सब्जेक्ट हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। ये सारे सब्जेक्टों को भिलाई स्टील प्लांट में अगर डिमांड करती है तो, क्योंकि डायरेक्ट भिलाई स्टील प्लांट डिमांड नहीं करती है, अगर लेती भी है तो वहाँ से कैंपस कर लेती है IIT से। लेकिन अगर भिलाई आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोग कोऑपरेट करिए कि लोकल लोगों को इन्फ्लुएंस दें, तो लोकल लोगों का इन्फ्लुएंस से अगर जो रिटन टेस्ट होगा, जो सीट होगी, उसके अकॉर्डिंगली हो जाए। नहीं, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये साइंस और जो यहाँ पे क्लासेस शुरू होंगी, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी जुड़ा हुआ है? इंजीनियरिंग कॉलेज जुड़ा है। क्या इंजीनियरिंग संबंधित जो ब्रांचेस वो भी यहाँ पे चलेंगी? नेचुरली है वो, अगर वही तो मेरा एक प्लस पॉइंट है। आपको बता दूं कि तमाम सारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो अगर सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को ऐड करके हम उन टीचर को इन्वॉल्व करके एक बेटर एजुकेशन देंगे, और न कि बेटर एजुकेशन देंगे, आप ये जान लीजिएगा फ्यूचर में एक रिसर्च सेंटर भी खोलने की हमें प्लानिंग है। सर, आपका परिचय? मैं आनंद कुमार त्रिपाठी, प्रीवियस में मैं भिलाई स्टील प्लांट सेक्टर 10 में लेक्चरर था। IIT का सेंट्रल इंडिया में मेरा नाम था, वहाँ से छोड़ करके मैंने KPS ब्रांच शुरू किया। KPS के बाद सबके आशीर्वाद से कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट किया, और इस साल शिशु के रूप में एक छोटा बच्चा भी जो पैदा होने वाला है वो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और कॉमर्स के रूप में आएगा। अंत में चेयरमैन आनंद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मीडिया बड़ी ताकत है। हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसकी जानकारी मीडिया ही समाज को बताती है।
कृष्णा कोचिंग केपीएस स्कूल के अलावा पिछले 4 वर्षों में कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय लेवल पर पहला पोजीशन पाकर हमारे कॉलेज को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ के छात्र 100% जॉब प्राप्त किए हैं। डिग्री कॉलेज हमने शुरू किया है, इसका लाभ अंचल के लोग लें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के निजी और शासकीय विद्यालयों में 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं, जिसमें स्कूल के बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। जिले में स्कूल आने वाले बच्चों को अनिवार्य रूप से मास्क और सैनिटाइजर लाना है। साथ ही टीचरों द्वारा बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए हर क्लास लेने का निर्देश दिया गया। बच्चों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई आरंभ कर दी है। स्कूल खुलने से आज बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आज स्कूल आई थी तो सबसे पहले तो हमारा टेम्परेचर चेक होता है, फिर हम लोग को सैनिटाइज भी किया जाता है। स्कूल में रोज़ साफ़ सफाई भी होती है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं और सभी जो गाइडलाइन है हमारे स्कूल से दी गई है उसको हम लोग पालन भी करते हैं। सारे क्लासेस भी होते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। सभी सर मैडम हमें सभी गाइडलाइन करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। हम लोग को बहुत सारा प्रैक्टिकल भी हुआ है, प्रोजेक्ट भी हुआ है, तो हम लोग का वो इम्प्रूवमेंट वापस आ गया। हम लोग को कॉन्फिडेंस अच्छा लगने लगा। पढ़ाई में जो बच्चे रुचि नहीं लेते थे, बहुत 2 साल हो गया तो पढ़ने में कई लोग रुचि नहीं लेते थे, लेकिन अब सबका वो रुचि वापस आ गया। बच्चे लोगों का सीखने का जो उम्र था 8वीं, 9वीं के, 11वीं के, उन लोग का उम्र चला गया, लेकिन अब खुशी हो रही कि बच्चे वापस से सीख पाएंगे। पहले बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीख नहीं पाए हैं, जो अपनी बेसिक क्लास है उसको भूल गए हैं। मैं खुद 11th में थी, हम लोग पढ़े थे लेकिन सीखे भी थे, लेकिन हम लोग का जो 11th है वो हटके होता है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख नहीं पाए। लेकिन बहुत सारी अब 12th में आए हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। यहाँ 2 अगस्त से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं राज्य शासन के निर्देशानुसार खोली गई है। आज से 6वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं की कक्षाएं भी आरंभ हो रही है। कोविड गाइडलाइन के तहत पालक समिति और नगर पंचायत के वार्ड पार्षद अध्यक्ष उसकी अनुशंसा ली जा चुकी है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे को सैनिटाइज करते हैं गेट पर ही, और उनका टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। कोई भी बच्चा यदि अधिक टेम्परेचर वाला लगता है तो उसको अलग बैठाया जाता है और कुछ समय देखने के बाद उनको वापस घर भेज दिया जाता है। उन्हीं बच्चों को शाला में आने की अनुमति है जिनके पालकों का लिखित पत्र प्राप्त हुआ है। क्लास में भी सोशल गाइडलाइन का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। सैनिटाइज नगर पंचायत की सहायता से अध्यापन कक्षों को और ग्राउंड परिसर सभी को सैनिटाइज किया जाता है। बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बच्चे बहुत खुश हैं, सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन में पढ़ाई काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बच्चों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, वह बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। स्कूल खुलने से हमें पढ़ाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। टीचर ने भी स्कूल में बच्चे काफ़ी खुश नज़र आई। ऑनलाइन की पढ़ाई में कभी नेटवर्क रहता था, कभी नेटवर्क नहीं रहता था। इससे बच्चे को समझने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाने से बच्चों का डाउट भी जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। SGF के द्वारा भिलाई के KPS नेहरू नगर में जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 सितंबर गुरुवार को SGFI द्वारा आयोजित जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता KPS नेहरू नगर भिलाई में आयोजित की गई। प्रतियोगिता का आयोजन 3 आयु वर्ग में 14, 17 व 19 वर्ष के बालक एवं बालिका वर्ग में आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता 3 प्रारूपों में आयोजित किया गया। पहला इंडियन राउंड, दूसरा रिकवर राउंड एवं तीसरा कंपाउंड राउंड। दुर्ग जिले के सभी ब्लॉक के स्कूलों ने इसमें भाग लिया, जिसमें तीरंदाजी कोच उमेश बघेल, रेलवे कोच अमिताभ प्रकाश एवं राजेश कुमार साहू मौजूद थे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से दुर्ग जिले की टीम का चयन किया गया। यहां से चयनित टीम अब दुर्ग संभाग की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को तैयार है, जो कि रेलवे स्कूल BMY चरोदा में 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यहां से चयनित हुए प्रतिभागियों ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए और कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य भेदने की कला को और निखारने की बात कह रहे हैं।
क्योंकि कोरोना के लंबे समय के बाद अब यह खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं, जिनसे इनमें हर्ष के साथ काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है और यह अपनी कला का प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने को आतुर नजर आ रहे हैं। इस प्रतियोगिता की जानकारी तीरंदाजी के कोच उमेश बघेल व रेलवे स्कूल के कोच अमिताभ कुमार ने मीडिया को दी। साथ ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए बालक बालिकाओं ने भी उत्साहपूर्वक अपनी बातें मीडिया से साझा की। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आज हम लोग खेलना, क्योंकि ये मैम सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा। घर में सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैम बहुत सपोर्ट करती है हम सबको। हाउ डू यू फील आगे आने वाले कंपटीशन के लिए? वर्ल्ड कप में खेलना। यहाँ पर अभी जो आयोजन हुआ है आर्चरी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, KPS ने बहुत अच्छे से इसको कंडक्ट किया है और तमाम बच्चे जो हैं डिस्ट्रिक्ट के सब स्कूलों से यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ में मैडम भी हैं, जो हमारी छात्राएं जो आए उनके साथ मैडम आए हुए हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छे से कंडक्ट किया है। यहाँ पर सिलेक्शन ट्रायल हुआ है। 3 आयु वर्ग में ये प्रतियोगिता यहाँ पर कंडक्ट हुई है, अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19 ईयर्स। और इसमें आर्चरी में जो 3 चीज़ों में इसमें कंडक्ट किया जाता है, इंडियन राउंड जो बैम्बू से बनता है, और रिकर्व और कंपाउंड। इन तीनों में अलग अलग सिलेक्शन होते हैं, अलग अलग जो डिस्टेंस से शूटिंग की जाती है। और पिछले लगभग 1.5-2 साल से जो खेल एकदम टोटली जो बंद था कोरोना के कारण से, उसको ये शुरुआत हुआ है। हमारे DO साहब ने इसको शुरुआत दिया है और शुरुआत हमारे ये तीरंदाजी से, आर्चरी से हुआ है और इस KPS स्कूल से हुआ है। इन्होंने बहुत ही अच्छे से कंडक्ट किया है। यहाँ प्रिंसिपल मैडम, यहाँ के जो कोच साहब हैं हमारे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, बघेल सर, उमेश बघेल, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार किया है। अभी आने वाले इसमें जो सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के, ये हमारे डिविज़नल लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें हमारे दुर्ग संभाग में जितने ज़िले आते हैं वो सारे ज़िले जो सम्मिलित होंगे, राजनांदगांव, बेमेतरा, कवर्धा, बालोद, दुर्ग, ये 5 ज़िले जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और आने वाली प्रतियोगिता जो इस साल कराने के लिए कंडक्ट दी गई है, BMY रेलवे स्कूल को दी गई है और वहाँ पर ये सारे डिस्ट्रिक्ट और ये जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के नाम से वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। चूँकि ये खेल थोड़ा महंगा है और इसमें जो कहना चाहिए सबसे महंगी चीज़ यही है कि इसके जो इक्विपमेंट्स ख़रीदना ही महंगा है। जब तक आपके पास में खेलने के लिए आपके पास में इक्विपमेंट्स नहीं होगा तो आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक बड़ी कठिनाई है। और कुछ इक्विपमेंट्स तो 3-3.5 लाख रुपए से भी ऊपर के आते हैं। लगभग 2 वर्ष के कोरोना काल में शिथिल पड़े इन खिलाड़ियों को अब मैदान में उतरने का मौका मिल गया है और यह अपने लक्ष्य भेदी प्रतिभा को जिला स्तरीय सहित संभागीय स्तरीय, राज्य स्तरीय सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखा सके, जिसके लिए यह तीरंदाजी पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई कुर्सी पार सेक्टर 11 जोन 1 बेबे नानक गुरुद्वारा में सिख पंचायत कमेटी के कार्यकारिणी को लेकर 12 सितंबर में चुनाव होने वाला था, लेकिन अजीत सिंह गिल द्वारा दबाव पूर्वक वोटिंग कर कार्यकारिणी का प्रधान बनाया गया, जिसे कमेटी के लोगों के बीच वोटिंग लिस्ट को लेकर विरोध किया गया और इंसाफ की मांग को लेकर आवाज उठाई गई। वहीं मामले को पुलिस थाने में भी दर्ज कराया गया। यहाँ पर हर साल की तरह हर 2 साल के बाद इलेक्शन होते थे, तो इस साल भी इलेक्शन का डेट था 12 सितंबर को। तो लोग आम जनता को, संगत को ये बताया गया है कि 12 तारीख को इलेक्शन है। तो और उसके कुछ समय के बाद अचानक ये हमको पता चल रहा है कि 29 तारीख को कि ये मतलब सिख पंचायत ने अपनी धांधली, धोखाधड़ी, अपने दबाव, प्रेशर से करके अपना नया प्रधान को घोषित कर दिया गया। और कुछ जो इनमें मेंबर जुड़े हैं वो हमारे कुर्सी पार केलसी के नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा चरोदा के हैं कुछ व्यक्ति, कुछ हाउसिंग बोर्ड के हैं, कुछ अपने न्यू कुर्सी पार के हैं, जो हमारी आम पब्लिक को, हमारी संगत को ये पसंद नहीं आया है। तो वो चाहती है कि मतलब कि जिस 12 तारीख को डेट था उसी डेट को फिर से इलेक्शन हो या फिर आगे को बढ़ा दिया जाए। यही सब हमारी संगत की, प्यारी संगत की मांग है। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, ये ਜਿਹੜੀ भी घटना हुई है, ਜਿਹੜੀ भी दूसरी कमेटी इत्थे बनी गई है, ये किसी भी सहमति के नाल नहीं बनी गई, ये जोर जबरदस्ती के नाल बनाई गई है। चुनाव होने सी 12 तरीक नूं, 12 सितंबर नूं, मगर 29 सितंबर नूं जदों चुनाव की लिस्ट बन रही सी वोटिंग वास्ते और इत्थे सेवा चल रही सी, विचे दूसरी कमेटी ने आके लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिता। उस दे फैसले वास्ते साडे प्रधान साहब ने सिख पंचायत बुलाई गई
मगर उस मीटिंग ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪਕਸ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 30-40 ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਹੱਤਾਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਸੂਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ 12 ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਉਹ 29 ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੁਣੀ ਜਾਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੋਖੇਦਾਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀय ਔਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਚੁਣਾਵ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੁਜਮੁਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇੰਨੇ 1100 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਜਬਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ चुनाव अपने इतना ही सरोपा पवाता हुआ। राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा बच्चों के कुपोषण की समस्या को निपटने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सुपोषण माह का अभियान चलाया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के 2 ब्लॉक छुई खदान और मोहला में कुपोषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत सुपोषण माह की शुरुआत की गई है। सुपोषण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में एम्स रायपुर के डायरेक्टर नितिन एम नागरकर ने गर्भवती माताओं को कुपोषण से होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और उसके अंतर्गत आज से पूरे प्रदेश में पोषण आहार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले के 3 विकास खंडों मानपुर, मोहला और छुई खदान में समुदाय आधारित सघन सुपोषण अभियान चालू किया जा रहा है। और ये अभियान जो DMF की जो फंड है उसकी मदद से, इसके साथ साथ एम्स और यूनिसेफ इन दोनों संस्थाओं की मदद से भी चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि आगे आने वाले कुछ समय में हम इन 3 सर्वाधिक जो कुपोषण प्रभावित क्षेत्र हैं इनको सुपोषित में बदल दें। इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम आरंभ आज मानपुर से इसका आरंभ किया गया। राजनांदगांव जिले में वजन त्यौहार के दौरान करीब 1.25 लाख बच्चों का वजन किया गया था। इनमें 17% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में गर्भवती माताओं में एनीमिया पाई गई है, जिसके बाद राजनांदगांव जिले के विकासखंड खैरागढ़, छुई खदान, मोहला और मानपुर में समुदाय आधारित सघन सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। जिले में सर्वाधिक कुपोषण प्रभावित क्षेत्र मोहला है। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने सुपोषण अभियान को लेकर कहा कि इस सघन सुपोषण अभियान के तहत कुपोषित प्रभावित क्षेत्र को सुपोषित करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि माता का जो हेल्थ होता है, जैसे इनको जो हीमोग्लोबिन लेवल है, आयरन लेवल जिसको कहते हैं, वो ठीक होना ज़रूरी, तभी वो जो बच्चा होने वाला है उसका भी शिशु का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। अगर वक्त के साथ अगर जो वज़न बढ़ना चाहिए, जो हाइट बढ़नी चाहिए, वो नहीं होता तो हमको ये समझ में आता है कि किसी तरह से कुपोषण है। इसके अलावा इन बच्चों को जल्दी बीमारियां भी पकड़ती है, चाहे वो पेट की है, छाती के रोग हैं, सांस में तकलीफ़ है,
तो इन चीज़ों से जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी समझ में आता है, और आज की तारीख में जो भी इवन आंगनवाड़ी वर्कर है या जो सोशल वर्कर्स हैं जो इनको देखते हैं उनको भी इसकी पहचान हो जाती है। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित मोहला और मानपुर क्षेत्र को कुपोषण से मुक्त करने समाज सेवी भी सामने आए हैं। कुपोषण के खिलाफ शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे समाज सेवी संजय जैन ने कहा कि महावीर सेवा समिति के सहयोग से मोहला क्षेत्र के 394 कुपोषित बच्चों को गोद लेकर सुपोषण किट 6 माह तक देने का बीड़ा उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जब नारायणपुर में इस अभियान की शुरुआत की तो मुझे ऐसा लगा कि इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित की जो बात है उसमें मैंने अपने आप को जोड़ा, और इस सुपोषण अभियान को सफल बनाने के लिए मैंने अपने तरफ से एक थैला तैयार किया, जिसके अंतर्गत मूंग, चना, किशमिश, फल्ली दाना, घी, ऐसा 5 आइटम, और माननीय कलेक्टर साहब तारण प्रकाश सिन्हा जी के प्रेरणा से उसमें फल्ली पपड़ी भी डालकर 6 आइटम मैंने कुपोषित बच्चों को सुपोषण बनाने का जो एक पुण्य का अभियान जो राजनांदगांव जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय इंद्र शाह मंडावी जी की प्रेरणा से और कलेक्टर साहब के सफल निर्देशन में जो प्रारंभ हुआ है, उसमें इस काम को मैं पुण्य के रूप में लेते हुए इसमें सहभागी बनने का प्रयास किया। और मोहला ब्लॉक में पिछले 7 अगस्त को 165 बच्चों को मैंने गोद लिया और सभी को पूरे 6 माह तक के ये सुपोषण किट देने की घोषणा की। और आज पाना बरस की इस पावन भूमि में जो 229 बच्चे मानपुर ब्लॉक के हैं उनको भी मैंने गोद लेकर यहाँ पर पूरा सुपोषण किट दिया है। कुपोषण एक अभिशाप है, इसे हम सब मिलकर दूर करने का प्रयास करेंगे, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी सुपोषित होगी। इसी भावना के साथ कि मानव सेवा माधव सेवा है, इस बात को चरितार्थ करते हुए मैंने इस सुपोषण अभियान में अपने आप को जोड़ने का प्रयास। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पान बरस में आयोजित सुपोषण कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुपोषण स्टॉल लगाकर जागरूकता फैलाई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर बच्चों का वजन किया और स्वास्थ्य परीक्षण किया और 226 बच्चों के लिए सुपोषण किट का वितरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। एक ऑटो चालक ने सोने व चांदी से भरे जेवरात के बैग को थाने पहुंचाकर पुलिस को सौंपा, जिसे ऑटो चालक ने ईमानदारी की एक मिसाल को पेश किया है। अपनी बेटी को तीज के अवसर पर मायके ले जाने उसके ससुराल चंद्रपुर पहुंचे पिता जितेंद्र देशमुख जब अपनी बेटी को लेकर आज अपने घर दुर्ग लौट रहे थे तो उन्होंने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद दुर्ग जाने बस स्टैंड तक के लिए एक ऑटो में सफ़र किया। इसके बाद बस स्टैंड से बस में बैठकर वह दुर्ग के लिए रवाना हो गए। राजनांदगांव के सोमनी क्षेत्र तक जब वह पहुंचे तो उन्हें याद आया कि उनके हाथ में एक बैग भी था जिसमें बेटी के सोने व चांदी के जेवरात थे। इसके बाद जितेंद्र देशमुख अपनी बेटी के साथ कोतवाली थाने मामले की सूचना देने पहुंचे। इसी दरमियान राजनांदगांव शहर के ममता नगर निवासी ऑटो चालक देवेश सिंह भी गहनों से भरा बैग लेकर कोतवाली थाना पहुंच गया। इस बैग को देख जितेंद्र देशमुख और उनकी बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल ऑटो चालक देवेश सिंह की नज़र अपने ऑटो में पड़े इस बैग पर पड़ी थी, जिसके बाद उक्त बैग को पुलिस के हवाले करने ऑटो चालक कोतवाली थाने तक पहुंचा था। ऑटो चालक देवेश की ईमानदारी को देखकर जितेंद्र देशमुख और कोतवाली थाने के प्रभारी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने उसकी इस ईमानदारी की प्रशंसा की। 12 बजे की घटना कि हम लोग गए थे चंद्रपुर बेटी को लाने के लिए, तीजा के पर्व मनाने के लिए। चंद्रपुर महाराष्ट्र से हम लोग आए ट्रेन से और अभी 12 बजे लगभग चंद्रपुर से नाथगांव के लिए रेलवे स्टेशन में रेलवे से उतर कर हम लोग बस स्टैंड से हम लोगों को जाना था बोरी धमधा क्षेत्र दुर्ग के लिए। लगभग 1.5 से पौने 2 लाख के बीच कपड़ी समेत लगभग 2 लाख का सामान। और मैं बोलना ये चाहता हूँ कि धन्यवाद उस क्या नाम ऑटो वाले भाई साहब जो घर के ऑटो चालक भाई साहब, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ
जो अपना ईमानदारी का मिसाल पेश किया। धन्यवाद यहाँ के कोतवाली थाना राजनांदगांव के पुलिस स्टाफ, खासकर यहाँ के प्रभारी श्रीमान वीरेंद्र त्रिवेदी जी का जो हमें सहयोग दिए, उनके लिए भी मैं धन्यवाद दूँगा। जितेंद्र देशमुख जो लिटिया बोरी जिला दुर्ग निवासी है, वो अपनी बेटी को लेकर चंद्रपुर से आज रेलवे स्टेशन पर उतरे और रेलवे स्टेशन से उन्होंने एक ऑटो किया, जिससे वो बस दुर्ग जाने के लिए बस स्टैंड के लिए रवाना हुए थे। बस में बैठने के बाद वो सोमनी के करीब जब पहुंचे तब उनको ध्यान आया कि एक बैग था। उनको ये कन्फ्यूज़न था कि वो बिटिया के पास है और बेटी को ये कन्फ्यूज़न था कि वो पिताजी के पास है। और जब दोनों ने देखा कि वो बैग नहीं है तो उन्होंने थाने में संपर्क किया। थाने में उनकी बात एसआई वीरेंद्र चंद्राकर से हुई और उन्होंने सारे हालात बताए। लेकिन इसी बीच देवेश सिंह जो ममता नगर निवासी है, ऑटो चालक है, वो थाने में आया और उसने वो बैग जो है वो थाने में जमा कराया। उस बैग में लगभग 2-2.5 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवर थे, जिसमें मंगलसूत्र और हार वगैरह थे लड़की के, और उसके द्वारा जमा किया गया। एक ईमानदार और सजग नागरिक का और सहृदय नागरिक होने का परिचय देवेश सिंह जो ऑटो चालक है उसके द्वारा दिया गया और विजय उनको जितेंद्र देशमुख जी को उनका सामान जो है वो वापस सुपुर्द में किया गया। आज के इस दौर में भी देवेश सिंह जैसे ऑटो चालक की वजह से ही ईमानदारी की मिसालें जिंदा है। इस बैग में सोने के नेकलेस, चूड़ियां, पायल व अन्य जेवरात थे, जिसे पूरी ईमानदारी के साथ ऑटो चालक देवेश ने पुलिस के सुपुर्द किया और पुलिस ने इन गहनों को देवेश व उनकी पुत्री को सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। जिला अधिवक्ता संघ बेमेतरा के कार्यकारिणी का चुनाव आज संपन्न हुआ। मतदाता का समय सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे दोपहर तक रखा गया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए कोषाध्यक्ष, सह सचिव, कार्यकारिणी सदस्य और ग्रंथपाल के पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। बेमेतरा जिला अधिवक्ता संघ में कुल 165 सदस्य हैं, जिन्होंने मतदान किया जाना था। बेरला, साजा, थनखमरिया, नवागढ़ के अधिवक्ता गण यहाँ मतदाता हैं। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष के रूप में चौथी बार प्रणीश चौबे बने। उन्हें 125 मत मिले, वहीं प्रसून शुक्ला को मात्र 19 मत ही प्राप्त हुए हैं। वहीं 1 मत नोटा था। प्रणीश चौबे पहले भी उनको 2 कार्यकाल अध्यक्ष के रूप सफल रहा, जिनके चलते ही उन्हें बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कुशल नेतृत्व पर एक बार फिर से मुहर लगाते हुए चौथी बार उन्हें अध्यक्ष के लिए चुने। वहीं उपाध्यक्ष के लिए हेमंत वर्मा व सचिव के लिए डी.के. देवांगन को चुना गया है। 2 बार निर्विरोध चुने हुए चौबे ने चौथी बार इस चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रसून शुक्ला को एक तरफा मत से पटकनी दिया है। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला न्यायालय परिसर में सौहार्दपूर्ण तरह से मतदान संपन्न हुआ। दोपहर 3 बजे मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद बार एसोसिएशन के द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी के द्वारा मतगणना का काम शुरू किया गया। सबसे पहले तो मैं बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, जिसके बदौलत मुझे ये ऐतिहासिक जीत मिली है। और भविष्य में मैं जिला अधिवक्ता संघ की जो नई बिल्डिंग है जो बनने वाली है, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। और कंज्यूमर फोरम और इंडस्ट्रियल श्रम न्यायालय का जो कोर्ट है उसको बेमेतरा में शीघ्र चालू करने के बारे में प्रयास किया जाएगा। घंटे भर बाद परिणाम की घोषणा की गई। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने चौथी बार जीत हासिल करने वाले नवनियुक्त अध्यक्ष प्रणीश चौबे पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, बेमेतरा। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।